किसानों को अलग किया जा रहा है, मजदूरों को अलग दिखाया जा रहा है। हमारे देश की हस्ती है मजदूर किसान। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया की खास पेशकश ऑन द ग्राउंड। और ऑन द ग्राउंड में आज हम बात करेंगे किसान मजदूर महासम्मेलन की। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे या यूँ कहे कि मैदान में उतर चुके आज से ही विशाल बिसेन ने आज किसान मजदूर महासम्मेलन बुलाकर किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। हमने अब तक देखा है कि किसान और मजदूरों के नाम पर हर कोई राजनीतिक दल या फिर नेता राजनीति करता है, लेकिन विशाल जी आप बताएंगे बाकी नेता जिस तरह से किसानों और मजदूरों की राजनीति करते हैं और विशाल बिसेन जो राजनीति कर रहा है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आज जो हमने किसान मजदूर महासम्मेलन रखा, बिल्कुल सही कहा आपने कि उससे हमने आने वाला विधानसभा चुनाव का आगाज़ कर दिया है। हमने इस किसान मजदूर महासम्मेलन के बाद जो रैली है उसको आगाज़ रैली का ही नाम दिया है। ये विधानसभा चुनाव का आगाज़ है और मैं बालाघाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किसान मजदूरों के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहा हूँ। अब बात करते हैं आपके सवाल की। इसमें आपने ये पूछा कि हम किस तरीके से अलग है उन राजनीतिक पार्टियों या नेताओं से जो किसानों की और मजदूरों की बात तो करते हैं और राजनीति करते हैं, और उसमें हमारे उनमें क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क ये है साहब कि वो राजनीतिक दल के नेता और जो बड़े नेता हैं जो किसान मजदूरों के नाम पे नेतागिरी करते हैं, वो किसानों मजदूरों को झूठे आश्वासन देते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाते हैं। जैसे सरकारों में आने के लिए अक्सर प्रलोभन दिए जाते हैं कि कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा या फिर भाई आपको ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। इस तरीके के प्रलोभन वो किसानों को देते हैं कि भाई 5 हॉर्स तक की बिजली का पंप का कनेक्शन माफ़ कर दिया जाएगा। ये प्रलोभन है, ये मुद्दा की बात नहीं है, ज़मीनी हकीकत नहीं है। ज़मीनी हकीकत क्या है कि जैसे आज किसान मजदूरों को लेकर परेशान है, खेतों में काम करने मजदूर नहीं है, ये बड़ी समस्या किसान के साथ में। आज किसान नकली बीज जो बाज़ार में बिक रहा है, नकली बीज को लेकर परेशान है। उसको लेकर जो है ये राजनीतिक दल या पार्टियों या बड़े नेता जो बात करते हैं वो उस पर मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ते। नकली खाद से किसान परेशान हैं। पानी समय पर सिंचाई परियोजनाएं व्यवस्थित नहीं है शासन द्वारा, उससे पानी समय पर कई बार किसानों को उपलब्ध नहीं होता, फसल मर जाती है, उस समस्या से परेशान है। अतिवृष्टि होती है, सही तरीके से उसका मुआयना नहीं होता, उस पर मुआवजा किसान को नहीं मिलता। इन समस्याओं से किसान परेशान है। पर कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति जो किसानों की बात तो करता है, बड़े बड़े उनके नाम पे वोट बैंक हासिल करते हैं, बड़ी राजनीति करते हैं, सरकारें भी बना लेते हैं, परंतु मुद्दे और मूल समस्याओं पर वो नहीं जाते। हमारा जो पहला प्रमुख उद्देश्य है, हमारा हम चुनाव ही जो है लड़ने जा रहे हैं, वो किसानों और मजदूरों की बात को विधानसभा के पटल पर हम रख सकें। असली समस्या जो ज़मीन की उसको उस पटल पर रख सकें। हम किसान मजदूरों को लेकर जो ज़मीन पर हकीकत में जो योजनाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए उसको पटल पर रख सकें। इसके लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित जो हमारा कार्यकर्ता है कि उसने यह तय कर लिया कि हम अपनी इन मूलभूत समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना एक विधायक जरूर यहाँ से चुनकर भेजेंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों और मजदूरों को आकर्षित कर सकते हैं? बहुत लंबी फहरिस्त नहीं है हमारी। हम जो किसान और मजदूरों के जो मूल 4 मुद्दों को लेकर जो है इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 4 मुद्दे जो हैं, जो 4 मांगे हैं, अगर यह सरकार मान लेती है तो निश्चित आने वाले भविष्य समय में किसान का और मजदूर का दोनों का ही भविष्य उज्जवल होगा। जैसे हमारी मुख्य मांग जो इसमें यह है कि जो रोजगार गारंटी योजना है, जो रोजगार की गारंटी है केंद्र सरकार दे रही है प्रदेश में, हर प्रदेश में, वो रोजगार गारंटी योजना को जो है खेती के कार्य से जोड़ा जाए। तो किसान जो सबसे बड़ी समस्या जूझ रहा है वो मजदूरों की कमी से जूझ रहा है, या फिर मजदूरों का भुगतान की कीमत ज़्यादा वो चुका नहीं पा रहा है, इसलिए उसको समस्या आ रही है। फिर मजदूर यहाँ भी परेशान है कि भाई ज़्यादा काम नहीं है किसी गाँव में तो वो पलायन कर जा रहा है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने में भी ये काम आएगा और मजदूर को काम मिलेगा, किसान को मजदूर मिलेगा। दूसरी चीज़ हमारी यह है इसमें कि मनरेगा जो है रोजगार गारंटी योजना, उसको साल में 300 दिन किया जाए कम से कम। क्यों? क्या देखिए, रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। कोई भी शासकीय नौकरी में या कहीं भी कोई नौकरी करता है तो वो 365 दिन की नौकरी करता है, गारंटीड जॉब कहा जाता है। अक्सर आप प्राइवेट सेक्टर में देखते होंगे कि भाई गारंटीड जॉब में है बंदा, सैलरीड है। आम सरकारी नौकरी में देखते हैं कि भाई पक्की नौकरी है, मतलब उसको 365 दिन काम करना है, उसका रोजी मिलेगी, गारंटी है। तो वैसे ही जब मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी का कानून इस देश में है तो 365 दिन की रोजगार गारंटी क्यों नहीं? रोजगार गारंटी तो 365 दिन होनी चाहिए। 30 त्यौहार के छुट्टियों के दिन काट लिए जाएँ, रविवार को हटा दिया जाए, तो कम से कम 300 दिन का रोजगार तो मजदूर को मिलना चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि भाई जो
आज के समय में लागत के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही बता रहा हूँ कि आज तक सरकारों ने इसको लागू नहीं किया है। हम चाह रहे हैं कि वो हो। उसमें यह है कि अब ज़्यादा बातों पे नहीं, मुख्य मांग पे आते हैं कि आज जो किसान को खेती की लागत आ रही है उस लागत के अनुपात से उसको उसका मूल्य तो मिले। आप समर्थन मूल्य के नाम पे और बोनस के नाम पे क्या बढ़ाते हैं 100-150 रुपये। पिछले 5 साल में आप देखिए कि किराना के भाव कितने बढ़ गए, खाने के तेल के भाव कितने बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के भाव कितने बढ़ गए, रसोई गैस के भाव, हर चीज़ के भाव भैया दुगने तिगने चौगने 5 गुना हो गए। पर आप पिछले 10 साल में धान का या गेहूँ का फसल का उठा के देख लेंगे तो मुश्किल से 10 से 12% की बढ़त, बल्कि ये कम से कम तो भी 100% की मतलब दुगनी हो जानी चाहिए थी। आज कम से कम धान का जो मूल्य है वो बारीक धान का मूल्य न्यूनतम 5 से 6 हज़ार रुपये क्विंटल होना चाहिए था। मोटे धान का मूल्य 3 से 4 हज़ार रुपये होना चाहिए, पर क्या है 1700-1800 रुपये क्विंटल। तो आप क्या चाहते हैं, क्या एमएसपी निर्धारण हो इसमें? नहीं, एमएसपी तो निर्धारित सरकार से है। क्षमा चाहूँगा, उत्साहित हैं कार्यकर्ता। तो हम देखो एमएसपी तो निर्धारित सरकार एमएसपी निर्धारित करती है, पर हम चाहते हैं कि एमएसपी मतलब क्या, जो न्यूनतम जो दर ये करती है। हम चाहते हैं कि अगर आप न्यूनतम दर तय कर रहे हो बिक्री की तो आप एक लागत तो उसकी तय करा लो भाई। आज कोई भी आदमी एक फैक्ट्री डालता है, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, एक खाने की ब्रेड या खाने का टोस्ट या खाने का बिस्किट भी जो अनाज से ही बनता है उसका रेट भी जो है वो उस कंपनी का फैक्ट्री का मालिक तय करता है कि मुझे इतनी लागत आई बनाने में, उसमें इतना फ़ायदा जोड़ के मैं मार्केट में बेचूंगा। पर किसान, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है किसान अपना रेट ही तय नहीं कर पा रहा है। किसान का रेट तो सरकारें तय कर रही है, बड़े अधिकारी जो एसी केबिन में बैठे हैं वो तय कर रहे हैं। अच्छा, सरकार, केंद्र सरकार खासकर किसान सम्मान निधि जो दे रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से किसानों को थोड़ी सी आर्थिक मदद है, उसको मैं गलत नहीं मानता क्योंकि आर्थिक स्थिति किसान की बहुत ख़राब है। पर किसान सम्मान निधि अगर आप सही में दे रहे हैं, वाकई किसान का सम्मान करना चाहते हैं, किसान मेरे सामने बैठे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग किसान हैं, आप देखिए उसमें 2000 रुपये के हिसाब से 3 किस्त 6000 की मिलती है। अब आप किसान का सम्मान 6000 में तो आप उसकी किसान के सम्मान की कीमत आंक नहीं सकते। हमारा मानना है कम से कम अगर आपको कुछ देना ही है गरीब किसान को तो महीने में तो 2000 रुपये दो भाई। आपकी लगभग प्रदेश में हर सरकारें, हर पार्टियां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का प्रलोभन जनता को दे रही है। लाडली बहना के माध्यम से पैसा आ रहा है। अभी फिर एक कांग्रेस दूसरी पार्टी बोल रही कि हम सम्मान निधि योजना लाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देश में लागू हो गया, राजस्थान में लागू हो गया। तो किसानों को किसान सम्मान निधि भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। तो बेनिफिट अगर मिले तो कम से कम उतना तो मिले कि जो काम आए उनके। आपने किसान और मजदूरों के साथ में अपना चुनावी आगाज किया है। किसानों की तो बात हो गई, मजदूरों को सरकार अभी तक जो लैंड टू द लैंडलेस है, होम टू द होमलेस है, या जो वर्क फोर्स है बहुत सारा, उसके लिए कोई भी योजना नहीं है। किसान के पास तो जैसे तैसे ज़मीन होती है, ज़मीन के भरोसे वो कहीं ना कहीं अन्न तो अपना खाने का तो उसके पास साधन होता है, लेकिन जो वर्क फोर्स वाला मजदूर होता है, जो होम टू द होमलेस है या लैंड टू द लैंडलेस है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं दिखाई दे रही। तो विशाल बिसेन ऐसे मजदूरों के लिए क्या चाहेगा? देखिए, हम जो है ये जो हमने एक मांग रखी है ना कि रोजा गारंटी को 365 दिन किया जाए, इसमें हमारी चौथी मांग जो है, 4 मांग को लेकर हम मुख्य लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चौथी मांग पे मैं आता हूँ, वो है शहरी क्षेत्र में भी रोजा गारंटी योजना लागू करना। हो क्या रहा है कि ग्रामीण मजदूर के साथ में तो एक चीज़ है कि ग्रामीण मजदूर या तो किसान के खेत में 100 दिन छोड़ के बाकी दिन थोड़ा बहुत काम कर ले रहा है, कम में काम कर ले रहा है, या कई दिन काम पे नहीं भी जा रहा है, या फिर अगर उसका कोई रिश्तेदार बाहर कमाने चला गया तो वो वहाँ पलायन कर जा रहा है। शहरी मजदूर के साथ में बहुत ही ज़्यादा समस्या है क्योंकि उस पर रहने की छत भी नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि गांव का मजदूर तो जैसे भी अपना आशियाना छोटा मोटा झोपड़ा बना के प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा या मुख्यमंत्री आवास का लाभ, किसी भी आवास योजना का लाभ मिलेगा, इसमें वो अपना बैठा हुआ है गाँव में, कुछ ना कुछ उसका चल रहा है जैसे तैसे। शहरी क्षेत्र के मजदूर साथ में सबसे बड़ी समस्या है, शहरी क्षेत्र महंगा है, उसके बाद में वहाँ सही तरीके से रोजगार नहीं है, काम नहीं। तो हम चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी रोजा गारंटी योजना लागू की जाए। मैं आपको बताऊंगा ये हो सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार ने सितंबर में वर्ष 2000, ये पिछले साल 2021-22 की बात है, इन्होंने रोजा गारंटी योजना को शहरी क्षेत्र में लागू कर दिया है। तो शहर का जो मजदूर है उसको रोजा गारंटी योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है, उसको 100 दिन वहाँ शहर में रोजगार मिल रहा है। ये पूर्ति तो नहीं कर सकता, पर अगर ये शुरुआत हो जाएगी तो आंशिक रूप से धीरे उस मजदूर को मदद मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ मेरा एक मजदूर यूनियन है, वैनगंगा का मजदूर यूनियन, काफ़ी पुराना है और काफ़ी हज़ारों मजदूर उसमें मेरे साथी हैं। मैं कभी कभार उन लोगों के घर में जाता हूँ तो देखता हूँ तो वाकई मुझे मतलब बहुत तकलीफ़ होती है उनका। कई बार अगर आप बिना पूछे उनके चौके में घुस गए ना, और कभी आप राशन का डब्बा खोल के देख लेंगे तो देखना कि आज रात के बनाने के चावल होंगे पर कल सुबह के नहीं होंगे। फिर बच्चों की पढ़ाई भी कई लोग छुड़वा देते हैं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण।
इसी तरीके से वो बच्चे कई बार अपराध की दिशा में या गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मज़दूरों के ऊपर उनकी आर्थिक स्थिति कम से कम ऐसी तो रहे कि वो जीवन यापन अच्छे से कर सकें, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छा खा सकें। इस और शासन को ध्यान देना चाहिए, इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ध्यान देने का सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हम जो हैं विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक माध्यम है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, इन मजदूर किसानों की हकीकत पहुँचाने का एक माध्यम है। वहाँ पर बैठ के माध्यम के साथ साथ हमको दबाव भी बनाना पड़ेगा, ये भी माना जा रहा है, लेकिन विधानसभा में प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव भी बनाना पड़ेगा कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी नीति निर्धारण करें जो सही तरीके से ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो, जिनकी मॉनिटरिंग हो। और इम्प्लीमेंटेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी तो मैं समझता हूँ निश्चित जो है इसमें बदलाव आएगा। समस्या यहाँ पे क्या आ रही है कि बहुत सारी योजनाएं सरकारें वहाँ से बैठे बैठे लागू कर देती है, यहाँ पर वो कुछ दिनों के लिए हरी झंडी दिखाने या फिर एक आध दिन अखबार में छपाने के लिए दिखाई देती है, उसका उसकी मॉनिटरिंग कंप्लीट बंद हो जाती है। मॉनिटरिंग नहीं होगी तो कोई भी योजना सफल नहीं होगी। ये एक बड़ा एक ड्रॉबैक गवर्नमेंट की पॉलिसी में है। विशाल बिसेन जीत भी गए तो क्या गारंटी? अभी तो विधानसभाओं में हम देख रहे हैं कि डिबेट, डेलिब्रेशन और डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या संभावना है कि विशाल बिसेन की इस पॉलिसी को माना जाएगा, नीति पर अमल किया जाएगा गवर्नमेंट? उसके लिए क्या जंग की तैयारी रहेगी आपकी? मैं जो हूँ निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, पर मेरे पीछे मेरा कैडर है वैनगंगा मजदूर यूनियन, वैनगंगा किसान यूनियन। मैंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत, ज़मीन पे काम करने की शुरुआत में जो सबसे बड़ा बल मुझे कहीं मिला है तो मेरे इन यूनियनों के माध्यम से मिला है। और मैं विधायक बन के जाऊँगा इनकी मांग रखने के लिए, वहाँ आवाज़ उठाने के लिए। मैं मानता हूँ कि आज लोकतंत्र की स्थिति ऐसी है कि विधानसभा में बहस नहीं होती, मुद्दे नहीं रखे जाते, पर कहीं ना कहीं अगर एक आदमी विधायक बन के जाता है उसका एक पॉलिटिकल प्रोटोकॉल होता है, पॉलिटिकल प्रोफाइल होती है, और उसके साथ अगर ऐसे यूनियन और कैडर की ताकत रहे तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत जाएगी अपनी मांगों को मनवाने के लिए। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि मेरी मांगे जायज़ हैं, मेरी मांगे वो हैं जो सरकार जो भी इसको लागू करेगी उसको मैं विधायक बनने के बाद जो जनता को दे पाऊंगा तो दे पाऊंगा। सरकार भी तो बहुत कुछ ही को दे पाएगी, क्योंकि मैं अपनी एक विधानसभा के लिए इस बात को नहीं रख रहा हूँ। ये बात तो पूरे प्रदेश और पूरे देश के विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। हम विपक्ष में होते हुए सही राजनीति करते हैं, सही दिशा में ले जाते हैं। क्या गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार हो जाती है? इसका कितना परसेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए तैयार हो पाएगी? जो मेरे मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं इनको मैंने जनता में भापा है। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के जो लोग होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो मतलब इतने नीचे चीज़ों को देखने के बाद उस पर वर्किंग करते होंगे। क्योंकि अगर वर्किंग करते होते अमलेश भाई तो अभी तक इस देश का बिल्कुल भला उद्धार हो चुका होता। क्योंकि मुझ तक जो समस्या आई है वो पहली बार नहीं आई है, ये समस्या तो सालों साल से बड़े बड़े नेताओं के पास जाती रही है। किसान मजदूर के पास जाता है समस्या लेकर, परेशानी बताता है, वो ज़मीन पर आकर देखते भी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते, उसके लिए संघर्ष नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते। और रही बात आपको बात कर विपक्ष की, तो अभी जो प्रदेश में राजनीतिक माहौल देख रहा है, आप देख रहे हैं ना, सत्ता वाले विपक्ष में जा रहे हैं, विपक्ष वाले सत्ता में आ रहे हैं। पॉलिटिकल विचारधाराओं को लेकर तो इतना ज़्यादा खिचड़ी हो चुकी है कि हाँ, खिचड़ी बोलूँगा इसको मैं, कि इधर उधर की समझ में नहीं आ, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मतलब वाकई ये विचारधारा एक दूसरे की विरोधी थी या यहाँ से आदमी बैठे हैं सत्ता में आने के लिए। और अभी जब बालाघाट जिले की मैं बात करूँ तो क्या तो दिख रहा है, बालाघाट विधानसभा से कांग्रेस जिसको टिकट देने जा रही है वो कल तक किसी और पार्टी में रहे। अभी कटंगी का आप देख ही रहे हैं, वाराणसी का आप सुन ही रहे हैं, लांजी में जो हुआ, तो मतलब पूरा बालाघाट जिले का पॉलिटिकल सिनारियो तो पार्टी विचारधारा तो ख़त्म ही जैसी हो गई है। यहाँ तो व्यक्तिवादी है। और जिस तरीके का आज मुझे जन समर्थन मिला है, जबकि ये जानते हुए कि विशाल बिसेन निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके हैं और आज ये सम्मेलन करा रहे हैं, आज आपने खुद देखा हज़ारों की संख्या में, जिसमें महिलाओं की संख्या तो मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता भी जो है वो उन विचारधाराओं से ऊब गई है और नया कुछ बदलाव परिवर्तन करना चाहती है। और निश्चित मैं सकारात्मक तरीके से अपने मुद्दों को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे सफलता मिलेगी। ऐसा एक सवाल मेरा, अपने नाम के पहले अजय जोड़ा, जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। आपने लड़ना सीखा है, जूझना सीखा है, क्या इस चुनाव में जितना भी सीख जाएंगे? क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं 15 साल से ज़्यादा हो गया इस क्षेत्र में हूँ, बहुत संघर्ष किया है मैंने कई प्रशासनिक वार झेले हैं, मेरे खिलाफ कई अपराध, राजनीतिक अपराध बनाए गए, मैंने कई आंदोलन किए, बहुत जंग लड़ी है मैंने। मेरे लिए चुनाव लड़ना पहली बार हो सकता है, पर जंग मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे संघर्ष करते आता है जनता के बीच रह के। चुनाव जीत या हार वो तो जनता और भाग्य तय करेगा, पर चुनाव लड़ना ये ज़रूरी है। अपने हक को, अपनी बातों को जनता को पहुँचाने के लिए चुनाव में उतरना ज़रूरी है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा पूरा नाम अजय विशाल बिसेन है, मेरे छोटे भाई का नाम आज़ाद वैभव बिसेन है। हम दोनों के नाम में शुरू में अलग अलग एब्रिविएशंस लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित अगर कुदरत ने वो मुझे नाम के साथ दिया है तो निश्चित मुझे जीत भी देगी, ये मेरा मानना है। और मेरे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो आज आपने देखा ही, तो मुझे भरोसा है कि हम इस चुनाव में अच्छा प्रयत्न करेंगे और निश्चित हमें सफलता भी मिलेगी। तो जीत और हार ये जनता पर निर्भर है, लेकिन जनता के लिए लड़ना जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ये कहना है विशाल बिसेन का।
बहुत जल्द आचार संहिता लागू होने वाली है और इसके बाद पॉलिटिकल एक्सरसाइज के साथ में तमाम जो दावेदार है या फिर जो चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग इस मैदान में आपको दिखाई देंगे। फिलहाल तो विशाल बिसेन ने यहाँ पर आज मजदूर किसान महासम्मेलन के बहाने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज़ यहाँ से कर दिया है और ये तय हो गया है कि 2023 के चुनाव में वे बालाघाट विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। बीजीटी मीडिया के लिए यमलेश वंजारी।